नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप तो लंबे समय से लगते रहे हैं। पहले तो वो उसका प्रतिकार भी करती थी, कहती थी कि ये आरोप सही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ममता बनर्जी अब इसका प्रतिकार भी नहीं करती, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का जितना आरोप उनके ऊपर लगेगा, उनका मुस्लिम वोट बैंक उतना ही मजबूत होगा। इसलिए उन्हें अब कोई चिंता नहीं है। ममता बनर्जी की अब पूरी कोशिश यही है कि किसी भी तरह से बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक को खुश रखा जाए, भले ही उसके लिए बंगाल में हिंदुओं को कोई भी कीमत चुकानी पड़े, उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़े, उन्हें जिहादियों से जान बचाने के लिए अपने घर से भागना पड़े, उन्हें अपने ही देश में असहाय महसूस करना पड़े। यह सब होता रहे और मुख्यमंत्री और उनकी सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे, केंद्र सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। जी हाँ, इस वक्त बंगाल के मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को बदकिस्मती से इसी हालात का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक यही सब बांग्लादेश में हो रहा था तो ममता बनर्जी हिंदुओं को प्रश्रय देने की, उन्हें बचाने की बात करती थी, लेकिन अब आरोप ये लग रहे हैं कि उन्होंने अपने ही राज्य में हिंदुओं को जिहादियों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई मुख्यमंत्री अपने ही राज्य के बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय के कट्टरपंथियों के हाथों मरने के लिए छोड़ देगा? दुर्भाग्य से बंगाल में यही हो रहा है और ये सब ममता बनर्जी की ठीक नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन उन्हें जो कुछ करना चाहिए वो नहीं कर रही हैं, या यूं कहें कि वो करना नहीं चाहती। अब जरा ये देखिए कि बंगाल में जिस तरह की हिंसा हो रही है उसकी वजह क्या बताई जा रही है। वजह यह बताई जा रही है कि ये हिंसक प्रदर्शन संसद द्वारा वक्फ संशोधन बिल के पास होने के विरोध में हो रहे हैं। सवाल यह है कि अगर विरोध संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को लेकर है तो फिर हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? वक्फ बिल पर इसके विरोधियों को, बिल के विरोधियों को जो बात संसद में कहनी थी वो उनके प्रतिनिधियों ने संसद में कही, लंबी बहस चली उस पर और फिर संसद के दोनों सदनों में बहुमत से फैसला हुआ, जैसा कि लोकतंत्र में होता है और जैसा होना चाहिए। चलिए ये भी मान लेते हैं कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार हर किसी को है, सही बात है, लेकिन विरोध करने के नाम पर सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने को आप क्या कहेंगे? इसे आप कैसे सही ठहराएंगे? इसका मतलब तो यही है कि आपने हिंदुओं को टारगेट करने का एक बहाना ढूंढ लिया है। अभी तक 3 लोगों की जानें जा चुकी हैं, एक जगह तो बाप बेटे को बेरहमी से मार दिया गया। क्या ये जिहादी बताएंगे कि उस बाप बेटे का इस वक्फ बिल से क्या संबंध था? शुक्रवार 11 अप्रैल को जुमे के नमाज के बाद मुर्शिदाबाद जिले के सूती, धुलिया, शमशेरगंज और अन्य इलाकों में हिंसा भड़क गई। शाम को शमशेरगंज के जाफराबाद में 300 से 400 लोगों की भीड़ ने वहां के घरों और दुकानों पर हमला कर दिया। हथियारबंद लोग 65 साल के हरगोविंद दास के घर में घुस गए। न सिर्फ उनको बल्कि उनके 40 वर्षीय बेटे चंदन दास को भी घर से बाहर खींच लिया, उनकी पिटाई की और उन्हें गंभीर अवस्था में छोड़ दिया। कुछ ही घंटों में दोनों की मौत हो गई, दोनों मर गए। अब चंदन की पत्नी पिंकी के मुताबिक दंगाइयों के हमले के बाद वो लोग पुलिस को बुलाते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। बाप बेटे की लाश 3 घंटे, जी हाँ 3 घंटे घर के बाहर पड़ी रही, लेकिन कोई नहीं आया। सवाल यह है कि इन 2 बेगुनाह लोगों का क्या कसूर था? क्या वक्फ बिल संशोधन के लिए वे जिम्मेदार थे? उनका वक्फ बिल से क्या लेना देना था? वक्फ बिल के विरोध के नाम पर इन जिहादियों ने हिंसा का ऐसा नंगा नाच किया है कि सैकड़ों हिंदुओं को अपना घर बार छोड़कर मुर्शिदाबाद से भागना पड़ा। उन्हें नदी पार करके मालदा और दूसरी जगहों पर शरण लेना पड़ा और हिंसा का ये दौर अभी भी जारी है। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद सोमवार को दक्षिण 24 परगना के भांगड़ में भी इन जिहादियों ने हिंसक प्रदर्शन किया और पुलिस की गाड़ियों में आग लगाने के साथ साथ जमकर तोड़फोड़ किया। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। सवाल यह है कि इन दंगाइयों, इन जिहादियों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उन्होंने हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुओं के ऊपर इतना बड़ा हमला कर दिया। पहले ऐसी खबरें बांग्लादेश से आती थीं तो हम लोग बांग्लादेश को बुरा भला कहते थे, लेकिन अब ये तो अपने ही देश में हो रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में जिहादियों के हौसले बुलंद हैं, उसी तरह से बंगाल में भी जिहादियों के हौसले बुलंद हैं। इस घटना ने यह साबित किया है। वजह क्या है?
वजह यह है कि राज्य सरकार का मौन समर्थन उनको हासिल है, क्योंकि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हर हाल में मुसलमान वोट चाहिए। उन्हें हिंदू वोटों की परवाह नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हिंदू जातियों में बटे हुए हैं, हिंदू वोट जैसा कुछ नहीं है, ये उनका विश्वास है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ममता बनर्जी ने इन जिहादियों, इन दंगाइयों का मन बढ़ाया। देखिए, 2 और 3 अप्रैल को लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी और यह कानून बन गया। ममता बनर्जी लगातार इस संशोधन के खिलाफ बयानबाजी करती रही हैं। लोगों का कहना है कि ममता के इस बयानबाजी से बंगाल के जिहादियों, खासकर मुर्शिदाबाद में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का मन काफी बढ़ गया। ये घुसपैठिए तो स्वभाव से ही हिंसक हैं, तो इनका मन इतना बढ़ गया कि 8 अप्रैल को इन्होंने विरोध के नाम पर जंगीपुरा में कुछ पुलिस वाहनों को आग लगा दी। और इसके अगले दिन एक कार्यक्रम में बोलते हुए ममता बनर्जी ने कह दिया कि वो अपने राज्य में इस वक्फ संशोधन कानून को लागू नहीं करेंगे। ममता के इस गैर जिम्मेदाराना बयान से दंगाइयों के हौसले और बढ़ गए। उन्हें लगा कि अभी तो थोड़ी सी हिंसा की है, तो मुख्यमंत्री ने घुटने टेक दिए, अब कुछ और बड़ा करना होगा ताकि अपनी ताकत दिखाई जा सके। और फिर उन्होंने 11 और 12 तारीख को हिंसा का तांडव किया, चुन चुनकर हिंदुओं को टारगेट किया, उनकी हत्या की, उनके घरों को तोड़ा। ममता बनर्जी ने इनका मन बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसी कार्यक्रम में बोलते हुए ममता ने कहा कि बंगाल में 33% अल्पसंख्यक हैं और वो उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। सोचिए कि इससे बड़ा मुस्लिम तुष्टीकरण और क्या हो सकता है। मतलब 33% आबादी है, तो क्या वो भारत की संसद को चुनौती देंगे और मुख्यमंत्री उन्हीं का समर्थन करेंगे? क्या ममता बनर्जी बंगाल को भारत का हिस्सा नहीं मानती? और अगर मानती हैं तो कोई भी राज्य संसद में पारित किए गए कानून को मानने से कैसे इनकार कर सकता है? ये तो भारत के संविधान का उल्लंघन है, वही संविधान जिसे ये इंडी गठबंधन वाले जेब में लेकर घूमते हैं। अब देखिए, संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 256, ये कहता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड सो एज टू एंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब कि हर राज्य की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो संसद द्वारा बनाए गए कानून को फॉलो करे। अगर कोई राज्य ऐसा नहीं करता है, संसद के बनाए गए कानून को मानने से इनकार करता है, तो फिर आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए वो एक फिट केस होगा। क्योंकि आर्टिकल 356 कहता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है इफ अ सिचुएशन हैज अरीजन in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of this constitution। मतलब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि संविधान के प्रावधानों के हिसाब से कोई राज्य सरकार नहीं चल रही हो या नहीं चल सकती। अगर ऐसी स्थिति बन रही हो तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो देखिए, ममता बनर्जी के इस बयान के बाद तो बंगाल में यही स्थिति बन रही है। तो क्या मोदी सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाएगी? शुवेंदु अधिकारी से लेकर बंगाल भाजपा के तमाम बड़े नेता इसकी मांग कर रहे हैं। जिस तरह से बंगाल में जिहादियों और दंगाइयों को खुली छूट मिली हुई है, उसे देखकर यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए यह एक फिट केस है। फिर मोदी सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? पिछली बार विधानसभा चुनावों के बाद जिस तरह की हिंसा बंगाल में हुई, भाजपा समर्थक हिंदुओं को जिस तरह से टारगेट किया गया, खास करके महिलाओं के साथ जो जुल्म हुए, उस वक्त भी ये उम्मीद थी कि शायद मोदी सरकार राष्ट्रपति शासन लगाएगी, लेकिन मोदी सरकार ने वो हिम्मत नहीं दिखाई, वो इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। इस बार मोदी सरकार क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी। बंगाल में इस जिहादी हिंसा के बाद हालत इतने खराब हो गए कि कलकत्ता हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा और दंगा प्रभावित क्षेत्रों में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती का आदेश देना पड़ा। जाहिर है, कोर्ट ने यह माना कि इस दंगे को रोकना बंगाल सरकार और उसकी पुलिस के वश की बात नहीं है, और अगर सब कुछ उनके भरोसे छोड़ दिया गया तो फिर न जाने क्या होगा। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती का आदेश दिया, जिसके बाद जाकर हिंदुओं को कुछ राहत मिली। सोचिए, अपने ही देश में बंगाल के हिंदुओं की ये स्थिति हो गई है। अच्छा, जो ममता बनर्जी ने कहा कि अब तो वहाँ पे 33% मुसलमान हो गए हैं, तो ये आप समझ लीजिए, जो ट्रेंड ये बताता है कि 30% से ज़्यादा इनकी जनसंख्या हुई
तो उसके बाद इस तरह की चीज़ें आपको हमेशा देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये अपने आप को एसर्ट करने लगते हैं। आपने झारखंड का उदाहरण देखा होगा, वहाँ पे एक इलाके में जब इनका बहुमत हो गया, 70% के आसपास ये हो गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब शुक्रवार को छुट्टियाँ होंगी, रविवार को नहीं होगी, और राज्य सरकार ने इसे मान भी लिया। तमिलनाडु में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। एक इलाके में उन्होंने कहा कि अब हमारा यहाँ बहुमत है, अब यहाँ पे पूजा पाठ नहीं होगा, अब यहाँ पे घंटे नहीं बजेंगे मंदिर में। अब सोचिए, जब ये माइनॉरिटी में रहते हैं तो इनको सेकुलरिज्म बड़ा अच्छा लगता है, हाँ हाँ सेकुलरिज्म बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे ही ये मेजॉरिटी में आते हैं इनको सेकुलरिज्म से तकलीफ होने लगती है, सेकुलरिज्म इनको पसंद नहीं आता। और वैसे में ममता बनर्जी एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं और वो ये कहती हैं कि 33% आबादी हो गई है, अब हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। भैया आप ये क्या बता रही हैं? तो ये आबादी तो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो फिर आपके सेकुलरिज्म का क्या होगा? और बंगाल के चलिए 33% तो वो हो गए, तो जो 67% जो नॉन मुस्लिम है बंगाल के, वो क्या कर रहे हैं? वो कब जगेंगे? वो इस खतरे को कब पहचानेंगे? ये ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने के लिए जो इस तरह से बिहेव कर रही हैं, वहाँ की जो बहुसंख्यक जनता है उसको जगना पड़ेगा और उनको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, वरना जो चीज़ें बंगाल में दिख रही हैं, जो अभी हो रहा है, उसका परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकता है। अब देखिए, बंगाल के इन दंगाइयों को कहाँ से शह मिल रही है, ये उस वक्त स्पष्ट हो गया जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद बापी हल्दर ने एक भड़काऊ बयान देते हुए दक्षिण 24 परगना के एक जनसभा में बोलते हुए वक्फ संपत्ति पर नजर रखने वालों की आंखें निकालने और हाथ तोड़ने की धमकी दी। सोचिए, ममता बनर्जी की सत्तारूढ़ पार्टी का एक सांसद आंखें निकालने और हाथ तोड़ने की बात कर रहा है। ऐसी ही बातों से तो जिहादियों को शह मिलती है। मतलब ये समझिए कि बंगाल में ममता बनर्जी का मुस्लिम तुष्टीकरण इस हद तक पहुंच गया है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और भाजपा सांसद अभिजीत गांगुली को यहां तक कहना पड़ गया कि ममता बनर्जी ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे वो पश्चिम बंगाल की नहीं बल्कि सिर्फ मुस्लिमों की मुख्यमंत्री है। अब देखिए, एक तरफ जहां हिंदुओं की हत्या हो रही है, वो अपने घर से बेघर हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, लेकिन वहीं तृणमूल कांग्रेस के एक मंत्री हैं फिरहाद हकीम, वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। जो लोग अपने घर से भागने पर मजबूर कर दिए गए, उनका एक तरह से मजाक उड़ाते हुए फिरहाद हकीम ने कहा कि वो तो बस बंगाल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, बंगाल सुरक्षित है, इसीलिए वो राज्य के भीतर ही पलायन कर रहे हैं। वो कहा उन्होंने कि सब ठीक है। आप समझ सकते हैं कि मतलब ये क्या बोल रहे हैं, इनको मालूम ही नहीं है। कह रहे हैं पलायन वलायन कुछ नहीं हो रहा है, राज्य में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। मतलब लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, घर से भगाए जा रहे हैं, और वो कह रहे कहाँ, राज्य में ही तो जा रहे हैं वो, एक जगह से दूसरी जगह। आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने अहंकारी हो गए हैं और कितने संवेदनहीन हो गए हैं। फिरहाद हकीम के इस बयान पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने याद दिलाया कि कैसे इसी फिरहाद हकीम ने कोलकाता के एक हिस्से को मिनी पाकिस्तान कहा था और इस्लाम में धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाले भड़काऊ बयान भी दिए थे। इसी फिरहाद हकीम ने दावत इस्लाम जैसी पहल का खुलकर समर्थन किया और गैर मुसलमानों को अभागा करार दिया। उसने एक ऐसे भारत की कल्पना भी की जो पूरी तरह से इस्लामी कानून और न्याय शास्त्र द्वारा शासित हो। देखिए, ममता बनर्जी को यह समझना पड़ेगा कि ये लोग यहीं तक रुकने वाले नहीं हैं। इनका अंतिम लक्ष्य, जैसा कि अमित मालवीय ने याद दिलाया, भारत में इस्लामी कानून स्थापित करना है, और वो खुल के ऐसा कहते भी हैं। ममता बनर्जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये लोग किसी भी तरह के सेक्युलरिज्म में विश्वास नहीं रखते। जहाँ जहाँ इन जिहादियों कट्टरपंथियों की चली है, वहाँ वहाँ उन्होंने किसी सेकुलर को भी नहीं बख्शा है, क्योंकि वो सिर्फ धर्मांध हैं। ममता जी सत्ता की खातिर इन सब पर आंखें मूंद रखी हैं उन्होंने, और अपना मौन समर्थन इन जिहादियों को दे रही हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत अगर सेकुलर है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ मुसलमानों की आबादी 80% हो और वो फिर भी सेकुलर हो, ऐसा कहीं नहीं है। वो कहने के लिए कुछ लोगों ने भले कह दिया है कि हम सेकुलर हैं, बट वो हैं नहीं। आप देखेंगे कि उनका राजकाज कैसे चल रहा है, वहाँ के कानून कैसे हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट है वो सेकुलर नहीं है। खैर, ममता बनर्जी कब समझेंगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस वक्त उनकी नज़र सिर्फ सत्ता की कुर्सी पर है, जिसे वो हर हाल में बचाना चाहती हैं। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो समय रहते सख्ती बरते, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दे, संविधान और संसद की मर्यादा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए
जो भी कड़े कदम उठाने पड़े, चाहे वो आर्टिकल 356 का ही रास्ता क्यों न हो, उससे पीछे न हटे। जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ममता बनर्जी ने सेकुलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को खुली छूट दे रखी है और वो उनको शांति दूत कहती हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ममता बनर्जी ये भूल गई हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ऐसे ही आक्रामक मोड में आना होगा और बंगाल के असहाय हिंदुओं की रक्षा के लिए समुचित कदम उठाना होगा। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इंडिया फर्स्ट लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।